साल 2020-21 में किसान आंदोलन चला। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान नेता ने कहा कि उनकी घर वापसी तभी होगी जब ये 3 कृषि कानून वापस हो जाएंगे। आखिर में वो 3 कृषि कानून वापस हुए और उस किसान नेता का नाम था राकेश टिकैत। राकेश टिकैत को 28 जनवरी की उस रात के लिए भी याद किया जाता है जब किसान आंदोलन में एक बहुत अजीब किस्म का माहौल था और क्रैकडाउन पुलिस का बहुत जोरों पर था और राकेश टिकैत ने उस किसान आंदोलन, टूटते किसान आंदोलन को बचाया भी और वहां पर दोबारा किसानों की बड़े लेवल पे मोबिलाइजेशन की। और उसके बाद 13 महीने जिस किस्म से आंदोलन चला उसमें उनकी खूब वाहवाही भी हुई, कई बार क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। उसके बाद भी वो लगातार किसानों के बीच में सक्रिय हैं, अलग अलग आंदोलनों में उनको देखा गया और लगातार जो खेती बाड़ी को लेकर नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं उनका क्रिटिसिज्म करते भी उनको देखा गया। अब साल 2024 का लोकसभा चुनाव है, ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा की एक कॉल आती है कि वो बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछेंगे एमएसपी गारंटी कानून पर भी, लखीमपुर खीरी पर भी। और उसी कड़ी में इनकी जो एक हिसाब से हम कह सकते हैं जो गृह क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश, उसकी कुछ सीटों पर पहले ही चरण में चुनाव है। उनसे बात करते हैं कि किस किस्म का माहौल है और किसान अब की बार इस आम लोकसभा चुनाव में क्या करने जा रहा है। सर, सबसे पहले तो सवाल यही है जी कि एक लंबा संघर्ष आपने किया और उसमें आप लोगों ने जीत भी हासिल की, लेकिन अब देख रहे हैं कि आपका जो क्षेत्र है उसमें जो मुख्य राजनीतिक दल था जो भाजपा को टक्कर देता था, आरएलडी, वो बीजेपी के साथ चला गया है। तो ऐसे में आपके खुद के इलाके से बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। और आपकी जो कॉल है कि बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछेंगे, उसका क्या रहा? देखो, हमारा तो सबसे है। और जो किसान हैं, जो गांव के लोग हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, वो किसी के कहने से कोई कॉल नहीं पूछ रहा, ना किसी का कोई क्वेश्चन कर रहा। वो अपने आप कर रहे। बेरोजगारी के इशू है, उनको नौकरी नहीं मिल रही, भुगतान के इशू हैं, बिजली मुख्यमंत्री ने फ्री की बात करी उसके इशू हैं, तो सब इशू हैं। हमने तो सबको फ्री छोड़ रखा, सत्ता पक्ष से पूछो और विपक्ष से पूछो, दोनों से पूछो। और चुनाव में हम तो दूर हैं। जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाती है उसके बाद में हम चुनाव की कोई चर्चा करते ही नहीं। भाई, जिन्होंने 5 साल 10 साल आंदोलन चलाए उनको सबको पता है कि किससे क्या क्वेश्चन करना है, कहाँ उनको वोट देनी है। वोट, ज्यादातर वोट का मामला हो गया धर्मवाद पे, जातिवाद पे, क्षेत्रवाद पे, भाषा पे। कैंडिडेट कौन है, उसका कैंडिडेट का व्यवहार क्या है, पार्टी तो बाद में आती है इनके सबके। तो यहाँ तो ये है कि सब अपना शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव यहाँ पे चले हुए हैं, अपना चलाओ, जिसको वोट जहां देनी वो देगा। हमारे साथ में ऐसा नहीं कि हमारे साथ में जो विपक्ष के हैं उन्हीं के लोग आंदोलन में रहते हैं। जो किसानों का आंदोलन चलता है, इस आंदोलन में सत्तारूढ़ पार्टी के लोग भी रहते हैं, विपक्ष के अलग अलग पार्टी के लोग भी रहते हैं। जो वोटर है वो सब पार्टियों में रहता है। जब चुनाव आता है तो अब अपनी पार्टी में वोट देता है वो। तो हमारा सरकार का विरोध रहता है, हमारा सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। अभी जब से आंदोलन चले तो सरकार की अगर गलत नीति रही तो उसका विरोध करा। अब किसान खुद समझदार है कि उसको क्या करना है। लोकदल के अलायंस से बीजेपी के साथ किसानों में बड़ी अजीब किस्म की स्थिति है कि पहले जिन बीजेपी वालों का विरोध कर रहे थे उन्हीं के साथ अब चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आप देखो, किसानों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसान को जहां पे जाना हो वहां पे ही जाएगा। अच्छा, उसका गन्ना भुगतान का उसका इशू है, बिजली का उसका इशू है, महंगी खाद उसका इशू है। तो ये भी बड़े इशू रहते हैं। और फिर आजकल तो जातियों पर ज्यादातर चुनाव हो रहा। अब की बार चुनाव का हम देख रहे कि जातियां उल्टा पलटी हो रही है। जो जाति पहले किसी के साथ रहती है अब दूसरे के साथ में है। अब वो मतलब पलट मार रही है जातियों का, ये बड़ा खेल हो रहा। अच्छा, हरियाणा में जिस हिसाब से जो किसान है वो विरोध कर रहे हैं बीजेपी का या बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, वैसा पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं दिखता। उसका आप क्या कारण मानते हैं? देखो, हरियाणा में एक जाति के ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे। यहाँ पे गांव के गांव और घर के घरों में फंसी हुई हैं पॉलिटिकल पार्टियां और जातियां। और हरियाणा के लोग बहुत मजबूत और
उस तरह के बेबाकी से अपनी बात कहने वाले लोग हैं। यहाँ पे कोई नेता किसी के घर पर चले जाओ, कोई मना नहीं करेगा, सबको चाय पानी पिलाएगा, खाना खिलवाएगा, लेकिन उसको वोट जहाँ देनी हो वहां पर देगा। वो सबके साथ में लिबरल रहता है। यहाँ पे सब पार्टी के लोग सबके घरों पर चले जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत कट्टरपंथी नेताओं में आपस में है नहीं, किसी पार्टी में नहीं है, आपस के लोगों में नहीं है। आपस के लोग भी अगर कैंडिडेट एक दूसरे के मिलेगा, अगर सामने आ जाएगा तो आपस में मिलेंगे, बैठ कर बातचीत करेंगे। ज्यादा कट्टरपंथी नहीं रहती यूपी में। अच्छा, आप पूरे देश में घूम रहे थे पिछले 4-5 साल से, हम देख रहे थे कि लगातार आप तमिलनाडु से भी दिख रहे हैं, राजस्थान से भी। आपको एक हिसाब से जो भारत का किसान है उसकी जो दिक्कत है उनका मोटा मोटा आभास तो हो गया होगा। इस लोकसभा चुनाव में आपके हिसाब से किसानों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखो, मुद्दा एमएसपी का बड़ा इशू है। आज इनका सरकारी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ, भारत सरकार ने किया है। उसमें किसानों के इशू को छोड़ दिया उन्होंने, जो खास करके एमएसपी गारंटी कानून का सवाल है, स्वामीनाथन कमेटी का सवाल है, उन इशू को छुआ नहीं। नौजवान है, अग्निवीर हैं, भाई नेता को बना दो ना, अग्निवीर नेता को बना दो। मतलब वे 5 साल और मरते दम तक वो राजनीति करेंगे, लेकिन देश का नौजवान 4 साल नौकरी करेगा। या तो आप ये करोगे, जैसे बहुत कंट्री में है कि हर नौजवान को 2 साल कंपलसरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आप ट्रेनिंग करो, उसको छोड़ दो, आप 2 साल ही करो। ये तो कंपलसरी सबको ही करो। और कोई वो नहीं है जो 18 साल का होगा उसको 2 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर वो पढ़ाई करे, कोई भी काम करे। आप उसको जॉब दोगे, उनका पूरा फिजिकल वो लोगे, और ये हालात बड़े खतरनाक स्थिति आने वाली है। हम अभी पूर्वांचल में थे, जौनपुर में वो ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, मिलिट्री के बच्चों को ट्रेनिंग देते थे। आज से पहले, जब से ये अग्निवीर आई, उससे पहले वो 1500, 800, 1600 बच्चे वहां पे दौड़ लगाते थे। अब अग्निवीर जब से योजना आई तो मिलिट्री के लिए बच्चे नहीं आ रहे, और मतलब बिल्कुल जीरो है। ये जो उसका स्ट्रक्चर था, उसने बात हमको खुद बताई है। तो ये अगर इस तरह की स्थिति है तो बहुत गंभीर परिणाम आएंगे। मैं भी सीकर में था और वहां पे भी बहुत सारी डिफेंस अकेडमी, क्योंकि शेखावटी से बहुत फौजी निकलते हैं, वो बंद होने के कगार में, उस पर भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया है। लेकिन जो सब इस पे एक सवाल ये उठता है कि जिस हिसाब से आप लोगों ने किसान आंदोलन बड़ी मजबूती से लड़ा और 3 कृषि कानून वापस करवाए, ऐसे ही जो अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आंदोलन होना था, उसको वापस करवाया जाना था, उसको लेकर किसान नेताओं का बड़ा ढुलमुल रवैया रहा। आप लोग अपने नौजवानों के साथ नहीं खड़े हो पाए, ये अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है। उस टाइम पे नहीं हुए, और ना उस टाइम पे इस तरह के ज्यादा संपर्क हो पाए कि, क्योंकि वो मूवमेंट एकदम से चला। और कुछ जैसे बिहार में आया था, बिहार में उन्हीं बच्चों नागजनी करवा दी, वो कर दे, वे हो गए, तो बच्चे कंट्रोल में नहीं आए और ना ज्यादा किसी के ज्यादा संपर्क में भी रहे। अब अपने मूवमेंट उन्होंने खड़े कर दिए, और लीडरशिप किसी भी मूवमेंट को जब चलाती है उसकी लीडरशिप उभर का आ जाए, बिल्कुल ये उसमें रहा। फिर तो हमने बालकों को कहा कि आप शांत रहो सब जगह, और शांति की उनसे अपील करी, हम सब आपके साथ में हैं। लेकिन मतलब जैसे शांतिपूर्ण आंदोलन एक बात है, अच्छी बात है, मतलब उससे एक 13 महीने का जो आपका आंदोलन है, उसने एक आदर्श स्थापित भी किया कि आंदोलन ऐसे होते हैं। आप लोगों ने वाकई में बहुत ऐसे महान आंदोलन हम कह सकते हैं दुनिया का, वो करके भी दिखाया। लेकिन जो नौजवान एक हिसाब से ग्रामीण गरीब था, जो एक सपना देखता था कि इससे अपवर्ड मोबिलिटी होगी, यानी कि उसका एक पीढ़ी सुधर जाएगी कम से कम उससे, और खासकर छोटी किसानी जिसकी जोत कम हो गई है, 2 एकड़ 1 एकड़ 2 बीघे वाला जो किसान था, उसका बच्चा ही आर्मी के लिए, फौज के लिए तैयारी करता था। तो आपको लगता है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो छोटी किसानी की रीढ़ थी उसको तोड़ा गया? बिल्कुल तोड़ा गया। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन होना बिल्कुल चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। क्या सिचुएशन रही होगी पूरे संयुक्त मोर्चा की, क्योंकि वे लोग वहां से उस टाइम पे सब चले गए थे, बहुत संयुक्त मोर्चे से इलेक्शन लड़ने चले गए। बहुत ये तो बहुत सी स्थिति रही कि हर मुद्दे पे मूवमेंट नहीं खड़ा हो पाया, और क्योंकि ये बहुत जल्दी मूवमेंट खड़ा बच्चों ने किया,
और ये हिंसक की तरफ कई जगह गया तो उसको रोकने की अपील करी, लोगों के बीच में गए, बच्चों के बीच में उनको शांत करा। और हम इस मूवमेंट में बच्चों के साथ में हैं। इसमें विपक्ष वालों ने भी, सत्तारूढ़ पार्टी के भी कुछ लोगों ने जो कैमरे पर नहीं बोल पाए, उन्होंने भी ये कहा कि ये गलत चीजें हैं, नहीं होनी चाहिए। तो वैचारिक रूप से सब देश के नौजवान के साथ में, बच्चों के जो यूथ है उसके साथ में। अच्छा, तो सब जिस हिसाब से विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर भेजा जा रहा है, हेमंत सोरेन का नाम आया, अरविंद केजरीवाल का नाम आया, ऐसे ही मेरी बीजेपी के कुछ केंद्रीय मंत्रियों से बात हो रही थी, उनसे मैं कह रहा था कि आप लोग जो सवाल मैंने उनसे पूछा कि जिस हिसाब से ये विपक्षी नेताओं के ऊपर कर रहे हो, ये इससे क्या आपको लगता है कि मैसेज आ रहा है? उन्होंने कहा कि ये तो लोग बोल रहे हैं कि जो करप्शन करने वाले उनको अंदर डाल रहे हैं, और एक बार सरकार बनने दो, फिर जो ये आंदोलनकारी ज्यादा बनते हैं ना इनको भी अंदर डालेंगे। क्या लगता है कि अगली कड़ी में आप लोगों का भी आएगा, देश में स्थिति और ज्यादा खतरनाक होगी आने वाले टाइम में। मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे तो अगर इनकी सरकार आएगी तो संविधान में संशोधन कर बहुत सी पावर राष्ट्रपति के पास में जाएगी। जो वन इलेक्शन की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की, उसमें जो सरकारें विपक्षी सरकार होगी उन सरकारों को घेरा जाएगा। 1-2 साल में उन सरकारों को घेर देंगे और फिर राष्ट्रपति शासन लगेंगे। तो बहुत सी इन चीजों पे काम कर रहे हैं। कोरिया या कई जगह का उसमें आया कि वहां के संविधान, रशिया का संविधान है और जगह से उन संविधानों पे इनकी काम चला हुआ है। और ये भी है कि अगर ये कमजोर हुए तो ये भी इनकी स्थिति है कि इनको गांवों में लोग घुसने नहीं देंगे। अब ये किसी भी सूरत में सत्ता नहीं छोड़ना चाहते, वही अख्तियार कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो यहाँ पे इनकी 100 के आसपास सीटें आई थी और 160-165 सीट इन्होंने फर्जी तरीके से जिताई। ठीक है, ये पूरा वो है, लेकिन कहने की किसी की हिम्मत है ना, कोई कहेगा। विपक्ष वाले जेल से डरते रहेंगे और जब आंदोलन शुरू करेंगे जब इनके पास में बचेगा कुछ नहीं। नेता की परीक्षा तो जेल में होती है, नेता की बोर्ड की परीक्षा जेल में होती है। अगर वो जेल में बोर्ड की परीक्षा नहीं देगा और डरेगा तो कैसे काम चलेगा? अटल बिहारी वाजपेयी 2-2 साल 18-22 महीने जेलों में रहे। चौधरी चरण सिंह जी, बहुत लोग इमरजेंसी में उसमें रहे। जिस किस्म के हालात आप बता रहे हैं, अगर अगर वैसे हालात होते हैं और आप लोगों को जेल अगर भेजते हैं तो आप तैयार हो? हम तो तैयार है, हम तो सब चीज जेल से आगे के भी तैयार है। हम तो पता भाई, हमको तो पता है कि जिसकी जो भी इनको कमियां कुछ मिल जाएगी उसको तुरंत न छोड़ते हैं। हमारा पासपोर्ट है 3 साल से दे ही नहीं रहे। अच्छा, हाँ, लेकिन जाएंगे हम तो बैठेंगे पासपोर्ट ऑफिस में। भाई हम 24 कंट्री में हमने यात्रा करी, पासपोर्ट हमारा रोक रखा, हमारे को और कुछ नहीं मिला तो पासपोर्ट रोक लो। वो तो हरियाणा में जब किसान आंदोलन कर रहे हैं अभी पंजाब के, उनको भी इन्होंने धमकी दी और बहुत सारे नौजवानों के पासपोर्ट उनके भी रोक रखे हैं। तो जो आंदोलन करेगा उनका, देखो देश में वैचारिक क्रांति होगी और ये क्रांति का ये है कि जो सरकार का लोग विरोध कर रहे हैं बहुत, तो ये उसका असर है। इस वैचारिक क्रांति के लिए आप तैयार हैं? मतलब आप समय देते हैं? सब तैयार है विचार के लिए, और लोगों विचार के लिए हम गांवों में जाते हैं तो लोग तैयार बैठे। हम यहाँ से लगा कर बिहार तक जा रहे हैं तो लोग तैयार बैठे, उनकी जमीनें छीनने जा रही है और जबरदस्ती जमीनें छीनने जा रही है। बिहार में गए तो वहां जमीन छीन दी, वहां पे मंडियां खत्म कर दी, वहां है नहीं। तो बिहार के कहते हैं कि भाई बिहार से ये लोग आ रहे हैं तो लेबर हैं, वो लेबर नहीं, वहां का किसान है वो, लेकिन उसको लेबर बना दिया। यही पूरे देश में लेबर बनाने का प्लान है इनका। लेकिन जो आपका क्रिटिसिज्म होता है, एक बात पे भी होता है कि आप तो दिखते हैं विरोध में, राकेश टिकैत हर एक आंदोलन में दिख जाएगा, लेकिन नरेश टिकैत जो आपके बड़े भाई साहब हैं, वो एक बीजेपी की संकल्प यात्रा निकली थी, उसमें शपथ लेते हुए नहीं, गलत। तो वो गांव में प्रोग्राम था, नगर पालिका का प्रोग्राम था। अच्छा, उन्होंने उनको बुलवाया था वहां पे एज ए ग्रामीण के हिस्से, और वहां पे क्या उन्होंने बैनर लगा रखा, कोई शपथ वहां पर नहीं ली।
वहां पे भाई धोखे से किसी को बुलाकर धोखे से तुझे जहर भी दे दोगे। तो हमको वो संकल्प आप कह रहे हो हमको वो धोखा। भाई आपको दे दिया कि वहां पे एक प्रोग्राम हो रहा है, आप आ जाओ, हम्म और नगर पंचायत उसका वो कर रही है आयोजन गांव की, चेयरमैन वहां पे है, हम्म और आप बुला लिया, आप अपने घर पे आप बैनर कहीं का लगा लो तो क्या कहेगा आदमी। भाई बैनर उन्होंने लगाया कि देश के प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री का बैनर लगा रखा, हम्म तो मुख्यमंत्री का बैनर और प्रधानमंत्री का फोटो हो तो पार्टी का नहीं होता। हम्म अगर दूसरे का किसी का लगाओगे कोई उसमें है तो वो पार्टी का होता है। भाई प्रधानमंत्री का फोटो लगा रखा और कहा जी तो प्रधानमंत्री का फोटो है, और जे कोई विपक्ष में भी है कोई हम्म और गांव का प्रधान है, हम्म अगर वहां पर जाएगा तो प्रधानमंत्री का फोटो तो लगेगा। हम्म तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का फोटो पार्टी का फोटो नहीं होता, तो देश का उसका फोटो होता है। और कोई शपथ इस तरह की नहीं ली, हमको शपथ लेने वाले हैं बे, हमारा तो आमने सामने इनसे भिड़त हो रही, तो हम कहीं की शपथ लेंगे इनसे। और नरेश नहीं, टिकैत आपने जी शपथ तो ली नहीं थी, वो नहीं, घर वापसी वाली शपथ ली थी, वो आपने पूरी भी की कि आप जब तक कानून वापस नहीं हो ऐसा जाते। नहीं है। भाई नरेश टिकैत जी 84 खाप के चौधरी हैं, उस नाते उनको बुला लिया वहां पे। वहां पे मंत्री भी बैठे थे, वे भी थे उनके लोग भी, और गांव के भी सब लोग थे वहां पे। अब उनके बीच में से कैसे उठ का हुए, वे तो बात तो उसकी करते हैं लेकिन हेरा फेरी ये कर लेते हैं। अच्छा, आप वैचारिक क्रांति की बात कर रहे हो, जैसे गांव देहात में आप लोग जाते हो, हाँ। तो धर्मवाद जो आपने मुद्दे गिनवाए, जातिवाद आप मुद्दा गिनवा रहे थे, तो जात के ऊपर जमात की राजनीति और दूसरा धर्म के ऊपर जो जो एक सेकुलर राजनीति है सारे, जैसे आप लोगों ने जिस नारे का भी शुरुआत किया था, बड़े टिकैत साहब एक नारा लगवाते थे, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर, तो वो जो धर्मवाद और जो जातवाद है उसमें जाति के ऊपर जमात यानी कि किसान बिरादरी से हैं मजदूर, और जो ये कम्युनल एंगल है इसके ऊपर सेकुलरिज्म, इसको आप कैसे स्थापित करेंगे देखो देहात में? अब ज्यादा उसका वो रहा नहीं, हम्म ठीक है, गांवों में लोग आपस में बात करते हैं तो उसका ज्यादा चर्चा नहीं है। और ये होगा कि ये तो भाई जातिगत और धार्मिक वो करके वोट तलाश करते हैं, ये आम लोगों में भावनाएं हैं, अब उसका ज्यादा असर अब नहीं दिखेगा। ये प्रचार तो करेंगे अपना, लेकिन उसका असर ज्यादा दिखाई नहीं देगा। आप देश भर में किसान आपको अपना नेता मानते हैं, आपका इस आम लोकसभा चुनाव में देश के किसानों को क्या संदेश रहेगा, क्या उनको आप कहना चाहेंगे कि वो देश के किसानों को ये है कि उनने जो पढ़ाई करी उसको ध्यान में रखे, पढ़ाई आंदोलन की जो पढ़ाई कर रखी उसको ध्यान में रखे, क्योंकि अब ये परीक्षा का टाइम है, तो परीक्षा में हम नकल नहीं करवाते भाई। अब तो उनके बोर्ड के पेपर चल रहे और उनको अब बताएंगे नहीं कि क्या करना है, अब हम कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा, हाँ, जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाते हैं उस दिन के बाद में कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता कि हमको ये कहा कि वोट किसको देनी। हम अपने घर में भी नहीं कहते, उन्होंने भी पूछा था हमारी मिसेज ने कि वोट किसको देना, मगर हम नहीं बताएंगे। तो सिद्धांत जो घर पे है वही बाहर भी है। हमारा ये सिद्धांत है कि जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी हम वोट के बारे में कोई चर्चा करेंगे ही नहीं। करे अपना जो पढ़ाई पढ़ रखी पढ़े, जिसको जो ठीक लगता है वो करे। हमारे पास में भी लोग आते हैं, वे कुछ लोग आते हैं कि हम आंदोलन में हमारे साथ रहते हैं, वो कहते हैं जी वोट हम देंगे सरकार को। हमारी भावनाएं वोट में वहां पे, आंदोलन में आपके साथ में, क्योंकि ट्रैक्टर तो उनका भी खराब होगा, जो बिजली का बिल है माफ होगा तो उनका भी होगा। तो आंदोलन में सब लोग हमारे साथ रहते हैं, वोट में वो अपने क्षेत्रवाद पे भाषा पे उस पर जाते हैं। जी शुक्रिया राकेश जी। तो साल 2019 के बाद जब साल 2020 शुरू होता है उसके उसी समय एक पूरा मोमेंटम देश में किसान राजनीति ने दोबारा देखा। 90 के दशक के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो किसान राजनीति थी वो थोड़ी पिछड़ती हुई जा रही थी। और जब हम बात करें 2005 2010 ये ऐसे टाइम पीरियड था जिसमें कहीं ना कहीं किसान आंदोलन थोड़ा सा पीछे गए। 2010 के बाद तो जो भ्रष्टाचार का आंदोलन था उसमें अन्ना हजारे हों, अरविंद केजरीवाल हों, इस किस्म के आंदोलन देखने को मिले थे। लेकिन साल 2017-18 से ही रूरल क्राइसिस यानी कि ग्रामीण संकट पे बात होने लगी थी, खेती के बड़े बड़े मार्च होने लगे थे। राकेश टिकैत साहब और ने भी हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक
मार्च निकाले। 2 अक्टूबर का वो ऐतिहासिक मार्च था जिसमें 2 अक्टूबर 2018 को इनको यूपी गेट पे रोका गया था और वो बैरिकेडों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़े आपने देखे थे। उसके बाद लगातार काम रहा, साल 2 साल सभाएं हुई और धरना प्रदर्शन भी हुए, गन्ने की पेमेंट को लेकर इशू हुए और 2020 में किसान राजनीति कहीं ना कहीं अपने शिखर पर पहुंची। जो पंजाब से किसान आए थे, पंजाब के किसान भी बहुत लंबे समय से आंदोलित थे। मध्य प्रदेश में मंदसौर गोलीकांड हुआ था, उसकी वजह से 2017 के बाद वहां पर भी मोमेंटम बन रहा था, महाराष्ट्र में मोमेंटम बन रहा था, हरियाणा में भी मोमेंटम बन रहा था, राजस्थान का जो शेखावटी बेल्ट है वहां अपने किस्म का मोमेंटम था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राकेश टिकैत साहब और हैं उन्होंने भी एक किसान आंदोलन के लिए जमीन उपजाऊ कर रखी थी और ये सारा कुछ मिला। और फिर आप लोगों ने एक हिसाब से मैं तो ये कह सकता हूं कि इस सत्ता के सामने, जो 10 साल की सत्ता थी, ये किसी के सामने नहीं झुकी, आप लोगों ने झुकाया और एक जमीन, उपजाऊ जमीन कहीं ना कहीं आंदोलनों के लिए तैयार की और किसान राजनीति को वापस उभारा। अब इस आम लोकसभा चुनाव के बाद देखना होगा कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जीत के आते हैं तो उनका रवैया आंदोलनकारी लोगों के साथ कैसा रहेगा, वो किस किस्म से किसानों के मुद्दों को लेंगे। अगर विपक्ष जीत के आता है तो वो जिस हिसाब से एमएसपी की गारंटी कानून देने की बात कर रहा है, फिर और जो डिमांड्स है किसानों की वो मानने की बात कर रहा है, वो क्या वो उन पर खरा उतरेगा। लेकिन राकेश टिकैत का कहीं ना कहीं एक सीधा सा उन्होंने संदेश दिया है कि वो बताएंगे नहीं कि किसको वोट देंगे, किसानों ने जो पढ़ाई पढ़ी है उसी के हिसाब से वो इस चुनाव की परीक्षा में बैठे।